हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य। ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मुग़ल काल से, स्पेशली अकबर का टाइम। तो आपको ये अच्छे से देखना है। दो चीज़ें ही जो मिडिवल हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो दिल्ली के सुल्तान जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था, और एक ये मुग़ल काल। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों तथा संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। देखिए उस समय क्या था, मध्यकाल जब चल रहा था तो उस समय क्या था, भारत का जो उपमहाद्वीप था वहाँ पर अलग तरीके के लोग रहते थे, उनकी कल्चर अलग था। हिंदू थे, मुस्लिम थे, है ना, बौद्ध, जैन थे, और भी लोग थे। तो उन लोगों में इतना मतलब विविधताएं थी कि सब उन पर शासन कर पाना एक कठिन कार्य होता था एक शासक के लिए। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। तो देखिए इन्होंने क्या करा, जो मुगल्स थे इससे पहले के जो शासक थे, उन्होंने देखिए मतलब वो पूरे क्षेत्र पर मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि गैरिसन शहर पर ही उनका ज़्यादा अच्छा नियंत्रण रहता था। लेकिन यहाँ इन लोगों ने क्या है, एक पूरे साम्राज्य की स्थापना की जो मुगल्स थे, और वह कार्य पूरा किया जो छोटी अवधि के लिए ही संभव था। मतलब उन्होंने ज़्यादा क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाए। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। तो देखिए जब 16वीं सदी थी तो उन्होंने उस समय उसके उत्तरार्ध में, यानी उसके बाद में 16वीं सदी के, उन्होंने दिल्ली और आगरा से स्टार्ट किया था अपना राज्य का विस्तार करना। मेन इनका केंद्र का था दिल्ली और आगरा में। उसके आगे इन्होंने विस्तार करना, अपना जो राज्य था बढ़ाना शुरू किया, और 17वीं शताब्दी में लगभग जो है इन्होंने जो जितना पूरा भारतीय महाद्वीप था उस पर अपना अधिकार कर लिया, लगभग पूरे महाद्वीप पर। इन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, और इन्होंने मतलब प्रशासन जो है अच्छी तरीके से चलाया। जो शासन था वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलाया। तो क्या है, जो भी इनके नियम थे, जो भी इनके विचार थे शासन के संबंध में, वो क्या है, जब इनका मुगल काल खत्म हो गया उसके बाद भी वो चलते रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपनों को अछूता ना रख सके। देखिए क्या होता है ना, जब हम ये पढ़ते हैं ना, अब हिस्ट्री में आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्ट पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप आईएएस पे फोकस कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है ना, कौन सा बैटल हुआ, अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं, पर आईएएस में क्या है, अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है कि उनका शासन कैसा था, उनका प्रशासन कैसा था, उन्होंने कौन सी चीज़ें बनवाई, स्मारक वगैरह, ठीक है, कल्चर के उसमें उन्होंने कौन सा कार्य किया। ये सब चीज़ें जो है हमें, और उनकी नीतियाँ कैसी थी, ये हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना रहता है। तो इनकी जो शासन प्रशासन के जो इनके विचार थे वो इतने मतलब सही थे कि बाद तक भी उनके चलते रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये तक बताया कि अभी भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मतलब स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको पता है कि दिल्ली में है लाल किला, वहाँ से क्या है, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और आप यहाँ पर लाल किले की चित्र भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ऐसा है लाल किला, रेड फोर्ट। अब देखेंगे मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, मुगल जो थे वो क्या थे, जो दो महान शासक थे उनके वंश से जुड़े हुए थे। कैसे, देखिए माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो देखिए कुछ होते थे मंगोल्स, ठीक है, मंगोल शासक होते थे। मंगोल शासक में एक था चंगेज खान। और ये मंगोल्स कहाँ होते थे, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता है चाइना के ऊपर है मंगोलिया, है ना। तो जो जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था चंगेज खान, ठीक है। तो उनकी माता की ओर से ये इससे जुड़े हुए थे, मंगोल से जुड़े हुए थे, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। और मतलब माता की ओर से तो ये चंगेज खान जो मंगोल था उसके साइड से थे, और पिता की ओर से ये ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए जो ईरान, इराक और तुर्की वाला क्षेत्र है वहाँ पर शासक होता था तैमूर, ठीक है। तो पिता की ओर से ये उनके वंशज थे।
परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। लेकिन ये मतलब जो मुगल्स थे वो पसंद नहीं करते थे कि वो मंगोल कहलाएं, क्योंकि जो है उनके चंगेज़ खान मतलब माता की ओर से जुड़े हुए थे ना चंगेज़ खान से। तो जो चंगेज़ खान था मतलब उसने क्या है कई व्यक्तियों का नरसंहार कर दिया था। तो इसलिए ये अपने को उनसे जुड़ा हुआ नहीं बताना चाहते थे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो वो कहलाना मतलब तैमूर के वंशज होना कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है तैमूर, उनके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। ठीक है, मध्य में तैमूर है और दाहिनी ओर उनके पुत्र मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। उसके बाद अबू सैद बाबर के दावा, तैमूर की बाई ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां। उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो देखिए ये जो मतलब बाबर से पहले के दिए हुए नाम वो आपको याद नहीं करने हैं। बस इधर इससे आपको ये समझना है कि मतलब वो अपने आप को तैमूर वंशज का होना का कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब देखिए मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर जो था 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो देखिए जब बाबर था जो शासक, उसने देखिए जब वो फरगना एक राज्य था उसका उत्तराधिकारी बना तो उसकी उम्र केवल 12 साल की थी, है ना। मतलब ये लोग इतने कम उम्र में शासक बन गए। आप सोचिए इतनी छोटी उम्र में आप क्या करते थे। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो देखिए मंगोलों की एक दूसरी शाखा थी, उज़्बेक कहलाते थे। उनके आक्रमण के कारण उसे अपनी जो उसकी पैतृक गद्दी थी वो छोड़नी पड़ गई। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1904 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो देखिए पहले क्या है, जब उसको मतलब उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है, बाबर को। तो उसने क्या किया, काबुल पर कब्जा कर लिया। पहले वो कई वर्षों तक भटकता रहा, फिर वो उसने काबुल पे कब्जा किया। उन्होंने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो देखिए 1526 में दिल्ली के सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। मेरे थोड़े छाले हो गए हैं तो वो अलग निकल रहा है मुंह से कुछ कुछ, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो हम रिवाइज करेंगे। देखिए जो मुगल शासक बाबर था वो फरगना का उसको उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन जो मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। वो कई वर्षों तक भटकता रहा और फिर उसने क्या किया, काबुल पर कब्जा किया। उसके बाद क्या है, 1526 में उसने दिल्ली का जो सुल्तान था उस वक्त इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो सबसे पहला कौन था शासक जिसने आक्रमण किया, बाबर मुगल शासक। ठीक है, तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसके माध्यम से इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिखों, मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, ये बताया गया है कि आप एक खुद एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें सोचिए। मुगल फौज का अभियान पर। इसके बाद देखिए इधर पे आप देख सकते हैं हाथी ज़्यादा हैं, घोड़े हैं, मतलब आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं चित्र से। ये फ़र्क पड़ता है हमें एनसीईआरटी पढ़ने का। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। तो देखिए जो औरंगजेब का शासनकाल था उसने क्या किया, गोलकुंडा और बीजापुर कहाँ थे, दक्षिण भारत की साइड थे, के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया। मतलब उसने जब इसका अधिग्रहण किया गोलकुंडा और बीजापुर का तो इसे क्या दक्कन के युद्ध का अंत हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे।
अब चित्र 4 में आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी में के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो देखिए अब ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में बाबर ने किया था सबसे पहले यूज़। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से इसका यूज़ किया था। युद्ध में होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि युद्ध में बारूद का प्रयोग की जो तकनीक थी वो भारत में कब आई थी? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन आग्नेयास्त्रों के रूप में इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? गुजरात, मालवा, दक्कन का जो क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए मुगल जो सम्राट थे उनके प्रमुख अभियान और घटनाएं, ये आपको अच्छे से देखना है ये चार्ट। तो देखिए पहले आया था बाबर, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये इनका क्रम है। तो देखिए बाबर आया था, उसका काल कौन सा था? 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। देखिए ये चीज़ क्या है, आप 2-3 बार रिवाइज करिए। अगर मैं बता रही हूँ कि आप स्टेट पीसीस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट ये युद्ध वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे शासन के बारे में पूछ सकते हैं, कोई अगर ऐसा शब्द होगा तो उसका मतलब पूछ सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ये कौन सा युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, ये चीज़ें आईएएस के एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 1526 में क्या हुआ था? पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को बाबर ने हराया था। ये याद रखिए, पहला युद्ध बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। फिर 1526 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो देखिए ऐसे याद रखिए 26, 27, 28 तीन आप साल देख रहे हैं लगे हुए। युद्ध याद रखिए, पानीपत का, खानवा का और चंदेरी का। ठीक है, पहले इब्राहिम लोदी को हराया, फिर राणा सांगा को, फिर चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो आप एक क्रम से इनको याद रखिए। और अपनी मृत्यु से पहले उसने दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। अब आएगा हुमायूं। हुमायूं है 1530 से 1540। ठीक है, 1555 से 1556। इसमें क्या है, हुमायूं के बीच में कौन आ गया था? शेरशाह सूरी का शासनकाल हुआ था, इसलिए इसमें 2 टाइमिंग दी हुई है। हुमायूं जो था वो ज़्यादा टाइम तक क्या है अच्छे से शासन नहीं कर पाया था, कई रीज़न से जो हम बताएंगे। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। देखिए हुमायूं और उसके जो 4 भाई थे, उसने क्या है अपने पिता की वसीयत के अनुसार उसने जो जायदाद थी चारों भाइयों में बांटी। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। लेकिन इस कारण क्या है, हुमायूं पर अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो पाया। उसका भाई था मिर्जा कामरान, उसके कारण क्या हुआ, हुमायूं जो अपने उसके जो अफगान प्रतिद्वंदी थे उनके सामने वो कमज़ोर पड़ गया थोड़ा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान यानी शेरशाह सूरी, ठीक है, उसने हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। जब वो हार गया शेर खान से तो क्या है वो ईरान की ओर गया, भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। वहाँ पे ईरान में जो सफाविद शाह था उसकी मदद ली हुमायूं ने। ठीक है, फिर उसने 1955 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। आप इसका पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा हंसी आएगी, मतलब बेचारा शासन कर ही नहीं पाया। पहली बार थोड़े टाइम के लिए रहा, फिर उसे शेर खान ने हरा दिया। फिर जब बेचारे दोबारा उस आया तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने दिल्ली पे 1555 में दोबारा जब कब्जा किया तो अगले ही वर्ष उसकी डेथ हो गई। तो हुमायूं का बहुत ऐसा ही रहा। उसके बाद अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कारणों से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसने एक तो अपना साम्राज्य बहुत अच्छा चलाया और सेकुलर पॉलिसी लेकर वो चला। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। देखिए कितनी छोटी उम्र में वो राजा बन गया। इसका टाइम था 1556 से 1605 तक। अब सोचिए आप 13 वर्ष की उम्र में क्या कहाँ थे, और ये देखिए 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया था। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया।
मेरा कहने का मतलब है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कम एज में आ गई इन लोग पे। देखिए 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसके सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। देखिए पहले क्या था, अकबर जो था वो कई सालों तक था, जो उसका संरक्षक था बैरम खान उसके संरक्षण में रहा, क्योंकि वो छोटा था इसलिए उसका एक संरक्षक था बैरम खान, उसके संरक्षण में रहा। लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो गया उनसे। उसने सूरी और अन्य अफगान उसके निकटवर्ती राज्य जो थे मालवा और गोंडवाना, अपने उसका जो सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, देखिए 68-69 2 साल लगे लगातार एक साथ चित्तौड़ में और दूसरा रणथंभौर पर उसने कब्जा किया। थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा लाइन से। देखिए 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। फिर उसके बाद उसने गुजरात की तरफ सैनिक अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तो देखिए उसके बाद क्या है, उसने पहले कहा आप चित्तौड़ रणथंभौर लाइन से याद रख लीजिए, फिर गुजरात, ठीक है, गुजरात में सैनिक अभियान किया। उसके बाद उसने पूर्व की तरफ जहाँ पर बिहार बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। तो देखिए जो 79-80 में क्या हुआ, मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया, जो उसने अभियान चलाए थे उनको। ठीक है, इसके बाद 1585 और 1505 के बाद अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो देखिए 85 से 5 तक जो था, मतलब 16वीं शताब्दी में, ठीक है, के मध्य अकबर के साम्राज्य का क्या है, विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। तो देखिए उत्तर पश्चिम का जो है हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर इसने अभियान चलाए, कंधार पे कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ा। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए इन लोगों का ना पहले उत्तर भारत में ही ज़्यादा शासन था, फिर धीरे धीरे ये लोग दक्षिण की तरफ भी जीतते गए। तो इसने कहाँ पर मैंने आपको बताया, कंधार, कश्मीर, काबुल, ठीक है, फिर दक्कन में बरार, खानदेश और अहमदनगर में उसने अपने को के क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, लेकिन क्या है लास्ट में क्या हुआ, उसका जो बेटा था सलीम, उसने विद्रोह किए। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब देखिए जहांगीर, उसके बाद आया जहांगीर। जहांगीर 1505 से 1605 से 1627, 1605 से 1627 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमद नगर के खिलाफ अभियान चलाएगा, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। तो देखिए अकबर जो था वो अपना क्या कर रहा था, राज बढ़ा रहा था। उसके बाद जहांगीर आया, उसने भी अपने राज को आगे बढ़ाया। तो उसने किन किन को, जो मतलब मेवाड़ के सिसोदिए शासक अमर सिंह थे, उसने क्या कि मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ उसने अभियान चलाए, लेकिन ये पूरे सफल नहीं हो पाए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। मतलब इनके बेटे भी विद्रोह कर देते थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अब देखिए उसके बाद आया शाहजहां, ठीक है, 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो देखिए इसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया, इनका उत्तर भारत में शासन था और दक्षिण में बढ़ाते जा रहे थे। तो जो दक्कन का क्षेत्र था वहाँ पे भी शाहजहां ने अभियान अपने जारी रखे। अफगान अभिजात जो था खान जहान लोदी, उसने विद्रोह किया और वह हार गया। कौन, खान जहां लोदी। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा किया गया। इसके समय शाहजहां के समय क्या हुआ, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, बुंदेल जो लड़ रहे थे उनकी हार हुई और ओरछा पर इसने कब्जा किया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। तो इसने बल्ख पर कब्जा करना चाहा, ठीक है, उज्बेकों के विरुद्ध, जो सफल नहीं रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो देखिए इससे अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो रहा होगा, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ ने उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो देखिए, जब शाहजहाँ के पुत्र थे, ठीक है, उनके बीच क्या हुआ, लड़ाई हो गई लास्ट में उत्तराधिकार को लेके, और जो औरंगजेब था वो जीता, उसने तीनों भाइयों को मार दिया और शाहजहाँ को भी जेल में डाल दिया। इसके बाद आया औरंगजेब। तो औरंगजेब था 1658 से 707 तक। तो देखिए 1663 में, अभी देखिए पैट का एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट, जिन बच्चों ने दिया होगा तो उसमें पूछा था कि औरंगजेब की मतलब कुछ टाइमिंग थी, आपको साथ में लगानी थी, तो औरंगजेब की उसमें डेथ पर आया था क्वेश्चन। तो उसमें 1709 था, जो सही नहीं था। 1707 में, यानी 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए मतलब इसलिए जो आप बाकी के एग्ज़ाम्स देते हैं ना, उनमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1663 में उत्तर पूर्वों में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। ठीक है, उत्तर पूर्व में थे अहोम, है ना, जहाँ असम है, वहाँ पर क्या हुआ, उनकी हार हुई, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है, दोबारा विद्रोह किया 1680 में। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान को स्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। तो देखिए उत्तर पश्चिम में क्या थे, यूसुफजई थे और सिख थे, उनके विरुद्ध अभियान चलाया औरंगजेब ने, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं रहे, मतलब अस्थायी रूप से सफलता मिली कुछ समय के लिए। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। तो मारवाड़ के जो राठौर राजपूत थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगल का हस्तक्षेप, जो मुगल था वो उनकी आंतरिक राजनीति में, राजपूतों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसके कारण उन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद थे मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी ने आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, उन्होंने जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो मराठा सरदार शिवाजी थे, उनके विरुद्ध जो मुगल अभियान थे, प्रारंभ में वो सफल रहे, लेकिन बाद में नहीं। जो औरंगजेब था उसने क्या किया था, शिवाजी का अपमान कर दिया था। उसके बाद शिवाजी जो था, जो आगरा के मुगल कैदखाने से भाग गए थे, इन्होंने अपने को स्वतंत्र बाद में घोषित किया और मुगलों के विरुद्ध अभियान किए थे। इसका जो बेटा था औरंगजेब का, राजकुमार अकबर, उसने क्या है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे मतलब उसे जो मराठा और दक्कन की सल्तनत थी, उन्होंने उसे सहयोग दिया, और उसके बाद क्या है, वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर की विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया, और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो देखिए क्या हुआ, जब मतलब इसका जो बेटा था औरंगजेब का, अकबर ने क्या किया, विद्रोह करा। तो क्या हुआ कि उसके उसके विद्रोह में किसने साथ दिया था, मराठे, और जो दक्कन की सल्तनत थी, उन्होंने उसका साथ दिया। तो फिर क्या हुआ, जो औरंगजेब था उन्होंने जो दक्कन के शासक थे उनके विरुद्ध सेनाएं भेजी और बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। और बाद में क्या किया, औरंगजेब ने दक्कन के मराठों जो वो जो मराठे थे, वो क्या करते थे, छापामार पद्धति का उपयोग करते थे, ठीक है। तो इनके विरुद्ध अभियान जो किया औरंगजेब ने स्वयं किया, ठीक है, उसका प्रबंध, उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध वो स्वयं किया। और उसे देखिए किस किस के विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो उत्तर भारत में सिख जो थे, जाट थे, सतनामी थे, उत्तर पूर्व में अहोम, दक्कन में मराठों के विरुद्ध मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और फिर जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद फिर उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए अकबर का शासन का जो मानचित्र है वो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं काबुल, जगह जगह की मतलब कहाँ तक अकबर का शासन था, आप देख सकते हैं काबुल, कंधार, है ना, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र भी है, श्रीलंका, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, आप देख सकते हैं बरार, ठीक है। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, तो आप देख सकते हैं बरार तक था, ठीक है। इलाहाबाद, पटना, बंगाल, आप ये सारे नाम पढ़ सकते हैं।
देखिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, अब देखिए क्या होता है ना कि उत्तराधिकार जो मिलता है उसकी मुगलों की क्या परंपराएं थी। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राजा का उत्तराधिकारी होता है। देखिए, एक परंपरा चलती है कि शासन कौन करेगा राजा के बाद, तो एक परंपरा होती है कि जो बड़ा बेटा होगा वो करेगा, लेकिन मुगल ऐसा नहीं मानते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे दयात की मुगल और तैमूर वंशों की परंपरा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। तो वो कौन सी परंपरा अपनाते थे? वे अपनाते थे सहदयात की, जो मतलब मुगल और तैमूर वंशों की जो प्रथा थी, सहदयात, उसको अपनाते थे, जिसमें क्या होता था, उनके उत्तराधिकार का विभाजन सारे बेटों में कर दिया जाता था। इसके बाद देखिए, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, जो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो देखिए, राजपूतों ने जो है मुगलों के साथ भी शादियां की, सॉरी, राजपूतों के साथ मुगलों की जो शादियां हुई, तो वो उनको बताया गया है। अब देखिए, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। आप पाएंगे कि मुगलों ने, देखिए इसमें ये है कि मुगल जो थे उनके अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, वो हम देखेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देखिए, मुगल जो थे वो या तो दूसरा राजा उनके अधीनता स्वीकार कर ले, अगर नहीं करेगा तो वो उनके विरुद्ध अभियान करते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो देखिए, कई राजा जो कई शासक थे, उन्होंने उनकी सत्ता को मान लिया, उनके अधीन वो, तो वो अपना काम कर सकते थे। लेकिन जो नहीं मानते थे, जो उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाता था। कई राजपूतों ने मानी और कई राजपूतों ने नहीं मानी। अनेकों में मुगल घरानों अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो कई जो शासक हुए, उनके जो राजपूत की जो पुत्रियां थी, उनसे विवाह भी हुआ उनका। ठीक है, और कई ने क्या है, इनका विरोध किया। तो ये देखिए, हम आज ये हाफ चैप्टर करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा एक साथ पढ़ना, क्योंकि काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो हम आज इसे हाफ करेंगे। हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसके वीडियो बनाइएगा, कई बार रिवीजन करिएगा, तो ये जो अभियान वगैरह है वो आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।